हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी में न्यूमेरिकल्स बनाना सीख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग जो न्यूमेरिकल बनाना सीखे थे वो फोटोन थियरी ऑफ लाइट पर बेस्ड था, जिसमें फोर्स वगैरह निकालना था या कुछ मैकेनिक्स का कंसेप्ट था। और आज जो क्वेश्चन बनाएंगे वो जो है ज़्यादातर जो मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन होता है, जिसमें आइंस्टाइन्स थियरी का ज़रूरत पड़े, वर्क फंक्शन का ज़रूरत पड़े, थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वो सब से रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाएंगे। और ये जो है बहुत ही सिंपल होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं होता। देखिए, एक क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो है एस.सी. वर्मा के बुक में 42 नंबर चैप्टर में 12 नंबर प्रॉब्लम है। और ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ दिया जाता है और जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग। कह रहा है, सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए फोटोन टू बी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई फोटोन आकर के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन में वो एब्जॉर्ब हो गया। कह रहा प्रूफ करो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, जैसे मान लो ये फोटोन और ये इलेक्ट्रॉन। आप तो जानते हैं फोटोन हमेशा मोशन में होता। अब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया और अपना पूरा एनर्जी किसको दे दिया? इलेक्ट्रॉन को। ठीक, सपोज करो। तब उस केस में हम लोग ये बोलेंगे ना कि फोटोन का जो एनर्जी है कितना है? Hc बाई लैम्डा। ठीक ना, फोटोन का एनर्जी क्या होता है? Hc बाई लैम्डा। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 0, और टकराने के बाद मान लो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से भागने लगा, तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ गया 12 mv²। ठीक, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। हम ये मान के चल रहे हैं कि फोटोन का टोटल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब देखो, ये तो हो गया फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हम लोग बात करें मोमेंटम कंजर्वेशन का, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, कारण कि हम लोग तो बोलते हैं कि इस कॉलिजन में एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में फोटोन का मोमेंटम कितना? h बाई लैम्डा। इसका तो 0, और टकराने के बाद जो मोमेंटम आया इलेक्ट्रॉन में m इंटू v। ठीक, अब h बाई लैम्डा यहाँ है इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ h बाई लैम्डा है उसको m भी लिख दे रहे हैं। नहीं, तो h बाई लैम्डा हो गया mvc इक्वल टू 12 mv²। देखो तो क्या आ गया, m कैंसिल हो गया और v इक्वल हो गया 2c के। देखो ना, एक भी कैंसिल होगा ना, m कैंसिल होगा। बतलाओ तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के डबल हो गया। ये कभी पॉसिबल है क्या? तो बोलेंगे क्या? v कैनॉट बी ग्रेटर देन c। v c से बड़ा नहीं हो सकता है, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए फोटोन टू बी कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रूव्ड हो गया ना। देखिए, जनरली इसको प्रूव करने में लोग जो है ना वो रिलेटिविस्टिक थियरी का इक्वेशन लिखने लगता है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, देख ही रहे हैं। एम गायब हो गया, v हो गया 2c।
भी कभी 2c के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए पहले आप इसको नोट करें। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 14 है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसका वेवलेंथ 350 नैनोमीटर है। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। याद कीजिए आइंस्टाइन का आप इक्वेशन पढ़े थे। तो Sc/λ 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। देखो एच का जो वैल्यू है वो जूल सेकेंड में 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है। ऐसा यूनिट में ये हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखें, क्योंकि एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, तो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होता है। तो चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा। वैसे ये जानेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता। तो ठीक, एच का वैल्यू 4.14 इंटू 10⁻⁻15। सी हो गया लाइट का वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा हो गया 350 नैनोमीटर। जहाँ तक वर्क फंक्शन है तो 1.9 हो गया प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इसको सॉल्व कर ले, ठीक ना। जो भी आंसर आएगा इसको इधर लाएंगे ना तो उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि एच का वैल्यू जो हम लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखे हैं, ठीक ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चूँकि इसमें हम टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग। अगर मान लो आंसर जो है ना जूल में लिखना हो तो 1.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो जूल में आ जाएगा। तो चलिए 23 से इसको भी नोट कर लें। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ, ठीक ना, जूल में दे दिया है वर्क फंक्शन, और कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल। तो देखो याद करो जहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतलाए थे कि वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है उतना फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट हो, लाइट इंसिडेंट हो, जिसमें फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो, जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट कर सके। तो इसको हम लोग hν0 लिखते हैं। और वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻19। और एच का वैल्यू जब जूल में लिखते हैं तो 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब आपको जो है ना इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आप देखें 3.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज यही आएगा वैल्यू। अब देख इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा उसका फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो बतलाव स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। थोड़ा याद कीजिए आइंस्टाइन इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं hν 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाए हैं, देखना एक बात सिखाए थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिख दो EV0 और इसी V0 को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो क्वेश्चन में सब कुछ मालूम है,
स्टॉप एच का वैल्यू लिख लो। तो एच का वैल्यू जो है 6.63 10 टू द पावर -34। न्यू का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 14। वर्क फंक्शन जो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19। और ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 V0 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और V0 के लिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आपको 0.9 वोल्ट आता है, ठीक ना। तो चलिए अब कैलकुलेशन में जो है 91 अप्रॉक्स आता है, 0.91 वोल्ट के अप्रॉक्स। तो अब इसमें टाइम को वेस्ट कैलकुलेशन में नहीं करें, उसको आप कीजिएगा। चलिए नोट करें। हाँ जी, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया। पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, ठीक ना। क्वेश्चन में है फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछे चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछे, उसके लिए वर्क फंक्शन को मालूम होना जरूरी है। और यहां देखो जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ दिया, तो ये जानते हो ना hc/λ 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। और hc/λ 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ही ना हम लोग V0 लिखते हैं। V0 जहां स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ, यानी फाई कितना हो गया, तो hc/λ माइनस EV0, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, वर्क फंक्शन को निकालेंगे। H का वैल्यू, तो H का वैल्यू जो है 6.63 10 टू द पावर -34, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यानी 10 टू द पावर -9 माइनस 1.6 10 टू द पावर -19 और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में दे दिया है 1.1। अब देखो जी इसको सॉल्व करो, इतना जूल जो है क्या आ गया, वर्क फंक्शन आ गया नहीं। तो वर्क फंक्शन जब निकल गया और निकालना क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये जानते हो ना कि वर्क फंक्शन hc/λ 0 होता है, यानी λ0 का जो वैल्यू है hc/5 होगा। अब h मालूम है मुझे, c मालूम है, फाई का वैल्यू जो है जो यहां से आएगा उसको पुट कर देना है, जो आएगा इतना जो है मीटर में वेवलेंथ आया। आपको देखो सॉल्व करते समय क्या करना है, ऑप्शन जैसे क्वेश्चन में तो ऑप्शन दिया रहता है, नैनोमीटर में उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको 10 टू द पावर -9 के टर्म में लिखना है। तो देखो कैलकुलेशन वाइज तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वर्क फंक्शन को निकाल लो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एच और सी का वैल्यू पुट करो, वेवलेंथ निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी नोट करना। देखिए 19 नंबर प्रॉब्लम में ढेर सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखा हुआ है, जिसमें हम एक वैल्यू लिखे हैं कि लाइट जो है 350 नैनोमीटर का एक मेटल पे इंसिडेंट हो रहा और स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, ठीक ना। V0 जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। ऐसा ही ढेर सारा एक्सपेरिमेंट। तो आप तो जानते हैं कि hc/λ 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो hc/λ
5 प्लस EV0। तो देखो लैम्डा अगर मालूम है, हालांकि उसमें एक बात बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/λ का ग्राफ ड्रॉ करें तो देखेंगे कि जहाँ पे आप थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखे थे वहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का ग्राफ यही स्ट्रेट लाइन आया था, उसमें वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आधार पे बोल रहा है। अगर आपको याद हो तो वहाँ सिखाए थे कि tan थीटा का जो वैल्यू है, ठीक ना, SC/E आया था। तो खैर अब इसमें देखो HCλ मालूम है, V0 मालूम है, तो वर्क फंक्शन निकलेगा कि नहीं, यानी वर्क फंक्शन तो हम लोग आसानी से निकाल लें। क्या SC/λ माइनस EV0। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, अच्छा हाँ वर्क फंक्शन ही पूछ रहा है। फर्स्ट में प्लैंक्स कांस्टेंट पूछ रहा था और इसी में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, फाई इजकल टू SC/λ0, यानी λ0 हो गया SC/5। देखो जी अब जो है ना वो ढेर सारा इंफॉर्मेशन दिया, एक बार लैम्डा कुछ और लिखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और लिखा है, यानी अलग अलग केसेज में अपना जो वैल्यू है या इक्वेशन है उसको आपको निकालना है। हम डायरेक्ट एक सिंपल केस में बतला दिए, मैंने एक सिंगल केस में बतला दिए कि लैम्डा इतना दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दिया हुआ है, तो यही इक्वेशन होगा, है कि नहीं। अब इसी को थोड़ा ऐसे समझना, मान लो 1 मिनट के लिए ये λ1 है, तो SC/λ1 5 प्लस EV01, मान लो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वैल्यू है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में SC/λ2 5 EV02। थोड़ा समझना जो बात बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या किया है कि लैम्डा जो है ना वो 5 बार दिए हुए हैं, हम तो 2 ही बार अभी लिखे हैं, λ1 λ2। λ1 350 नैनोमीटर है, λ2 400 नैनोमीटर है, ठीक ना। देखो ये नोट में समझा रहे हैं, एक्चुअल में काम कर चुके हैं। तो अब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 2 अलग अलग वैल्यू दिए हुए। फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.45 वोल्ट दिए हुए, अगले में दिए हुए 1 वोल्ट। तो कह रहा ना प्लैंक्स कांस्टेंट निकालो, तो इसमें कौन बुद्धि लगाना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट से अगर माइनस करोगे सेकंड को तो SC कॉमन 1/λ1 1/λ2, 5 गायब हो जाएगा, E कॉमन V01 माइनस V02। अब बतला दो वैल्यू, अगर λ1 दिया हुआ है क्वेश्चन में 350 नैनोमीटर, λ2 दिए हुए है क्वेश्चन में 400 नैनोमीटर, स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट केस में दिए हुए हैं 1.45 वोल्ट, सेकेंड केस में दिए हुए हैं 1 वोल्ट। थोड़ा सोचो तो, ये मालूम है, ये मालूम है, ये और ये मालूम है। यहाँ अगर प्लैंक्स कांस्टेंट इसी से निकालना है तो H निकल जाएगा कि नहीं, यानी समझो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। वर्क फंक्शन निकालना है तो बस वो तो यहीं से काम हो गया, λ1 मालूम है, ये HC मालूम है, EV0 मालूम, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, यहाँ से निकल, यानी कि समझ लो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड, ठीक ना। तो चलिए नोट करें। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो न्यूमेरिकल्स है उस बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल तब तक नहीं बन पाता है जब तक कि कोई और चैप्टर उसमें इन्वॉल्व ना हो। मतलब कि अपने आप में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। हाँ, इसको हार्ड बनाने के लिए
हम लोग दूसरे चैप्टर को कोई एडिशनल कंसेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे देखिए प्रॉब्लम नंबर 20, ठीक ना, एस.सी. वर्मा के बुक का 20 नंबर प्रॉब्लम कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ मोनोक्रोमेटिक बीम, ठीक ना, मतलब जो लाइट मेटल पे इंसिडेंट हो रहा है मोनोक्रोमेटिक बीम है, यानी सिंगल वेवलेंथ का बीम है। और कह रहा है क्या, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब वो ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडली वैरी करता है। और एक बात जानेंगे कि एक ओसिलेशन होता है ना तो 2 बार मीन पोजीशन पर आता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल गया एक्सट्रीम पे, आया मीन पर, तो एक बार मीन पर आ गया, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पर, तो देखो ये एक ओसिलेशन हो गया। यानी 2 बार जब जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ओसिलेशन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ मोनोक्रोमेटिक बीम बिकम्स 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स पर सेकेंड। कह रहा हर एक सेकेंड में 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स इतना बार जीरो हो रहा है। तो 2 बार जीरो होता है तो एक ओसिलेशन होता है। तो अगर इतना बार जीरो हुआ है तो कितना ओसिलेशन, तो 2 से डिवाइड करते रहे। नहीं, जैसे अगर मान लो को ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया ना कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडली वैरी करता है जब लाइट ट्रेवल करता है। तो अगर मान लो 10 बार जीरो हो तो कोई पूछे कितना ओसिलेशन, तो बोलेंगे 2 बार जीरो में 1 ओसिलेशन, तो 10 बार जीरो में 5 ओसिलेशन। मतलब कि जितना बार जीरो होगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ओसिलेशन पता चलेगा ना, यानी इतना ओसिलेशन हुआ पर सेकेंड। और नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकेंड को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बस 0.6 इंटू 10 टू दी पावर। ये क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जो मेटल पे इंसिडेंट हो रहा है। बस क्वेश्चन कहने का तरीका बदल लिया। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ मोनोक्रोमेटिक बीम बिकम्स 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन when this light falls on the metal surface whose work function is 2 electron volt। अब सोचो वर्क फंक्शन दे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा, आप ही बतलाइए। कितना सिंपल हो गया, जानते हैं ना, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब जो है ना एच का वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें या जूल में लिखें, ये डिपेंड क्या चीज़ पर करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए है कि जूल में दिए हुए हैं। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो क्या सिखाए थे, 4.14 10 टू दी पावर -15 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी है 0.6 10 टू दी पावर 15। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो 2 लिखो, अगर यही जूल में लिखना होता तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। अब चलो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मुझे चाहिए। अब इसको सॉल्व करो तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 हो गया, और ये हो गया 24 है ना, पॉइंट यहां दे देंगे और -2 इधर ला दिए। देखो तो कितना हो गया 0.484 इलेक्ट्रॉन। यही आंसर हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जूल में आंसर तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जूल में हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्यों बताया, ये क्वेश्चन केवल इसलिए बताया, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हार्ड है ही नहीं, केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया नहीं। क्या दे दिया है
कि लाइट से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना बार जीरो हो रहा है पर सेकंड, तो इतना बार जीरो हो रहा है तो 2 से डिवाइड किए तो कितना ऑसिलेशन हुआ ये पता चल रहा है, और ऑसिलेशन पर सेकंड को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। तो चलिए नोट करें इसको। देखिए अब एक क्वेश्चन है कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। कह रहा है इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका वेव इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब लीजिए हमको चाहिए उसका वेवलेंथ या हमको चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी, और ये क्या किया है, वेव इक्वेशन दे दिया। तो देखो वेव इक्वेशन वो इसीलिए दिया है कि आप स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकाल सके। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते थे sin ओमेगा टी x/c, यही इक्वेशन लिखते थे। तो E = E0, यही ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई न्यू t - x/c, या हमेशा याद रखना है t में जो मल्टीप्लाई होता है ना ओमेगा का वैल्यू होता है, और ओमेगा 2 पाई न्यू होता है। तो देखो डायरेक्ट काम कर सकते हो, t में कितना से मल्टीप्लाई है ये देख लो। तो इसी इक्वेशन को E0 sin 1.57 10⁻7 x 1.57 10⁻7 3 × 10⁸। देखो ओमेगा जो है ना ये वाला वैल्यू होगा, यानी कि ठीक ना। वेव इक्वेशन में टी भी पहले लिखा जाता है या बाद में भी ऐसे भी लिखा जाता है, ओमेगा x/c - t, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो टी में जो मल्टीप्लाई हो ना वो ओमेगा का वैल्यू होता है। तो देखो तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 1.57 में 3 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा पहले 3 लिख दे रहे हैं, और 10⁻15 इतना ओमेगा का वैल्यू आ गया। और ओमेगा जो है ना वो 2 पाई न्यू होता, तो 1.57 × 3 10⁻15। थोड़ा देख लो इसका वैल्यू क्या आएगा। पाई तो 3.14 ना होता है, 1.57 10⁻15। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें न्यू का, अच्छा देखो यहां न्यू छूट गया ना, न्यू का वैल्यू निकाले। थोड़ा देखना यहाँ पे ये जो 1.54 है ना उसी के ना जस्ट डबल 3.14 होता है, तो इधर 2 हो गया, यानी कि 4 न्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁻15। या न्यू देखो ना कितना हो गया 300, ठीक ना। 2 ठो जीरो इधर से ला दिए, बाई 4 10⁻15। देखो तो ये 75 हुआ क्या, इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, है ना। तो चलिए फ्रीक्वेंसी निकल गया। ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा। आप बोलो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। फ्रीक्वेंसी मालूम यानी एच न्यू 5 + EV0। अब एच न्यू -5 EV0। अब बतलाओ ना, एच मालूम है, न्यू मालूम है, 5 मुझे मालूम है, V0 निकलेगा कि नहीं। अब वैल्यू रख लो, है ना। एच का वैल्यू अगर जूल में रखें 6.63 10⁻−34। न्यू का वैल्यू 75 × 10⁻15। वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 × 10⁻−
19 जूल में बदल लिए, देख लेना। इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू V0। अब इससे डिवाइड कर दो, इसमें V0 का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल को निकाल लो। तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए बतलाए कि इससे ये पता चला कि हर बार फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ही नहीं दिया रहेगा, कोई वेव इक्वेशन भी दे देना तो उसके हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी को निकाल लें। चलिए नोट करें इसको। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 22 नंबर, देखिए हम सीरियली क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, बल्कि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा जो है ना डिफरेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व करा दिया है, जहां आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कह दिया है कि मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। देखो दो साइन या साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस या साइन इंटू साइन दिया रहे तो समझ लेना ये सिंगल वेव नहीं है, ये दो वेव का कंपोजिशन है। यानी इसमें दो तरह का फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, यानी मेटल पे जो इंसिडेंट हो रहा लाइट ना, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का नहीं है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं। और देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं 2 sin A इंटू साइन बी, फार्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे 50 इंटू 2 साइन 3 इंटू 10 टू दी पावर 15t साइन 6 इंटू 10 टू दी पावर 15t, तो 50 क्या हो गया साइन साइन नहीं कॉस ए माइनस बी करेंगे तो 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 10, और कॉस में माइनस का कोई मतलब तो होता नहीं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही लिखा जाता है ना, तो कॉस माइनस 3 भी लिखा रहेगा तो प्लस ही कॉस रहेगा। अब चलो माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3 प्लस 6 9 इंटू 10 टू दी पावर 15। देखो जी, यानी ये दो तरह का, यहाँ भी टी है, दो तरह का वेव का एक कंपोजिशन है। एक हो गया 15 cos 3 इंटू 10 टू दी पावर 15, और एक हो गया 50 cos 9 इंटू 10 टू दी पावर 15, है ना। देखो ये तो ओमेगा का वैल्यू है, ये भी ओमेगा है, यानी दो तरह का ओमेगा है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा को 2 पाई न्यू लिखते हैं, यानी न्यू हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई इतना हर्ट्ज। और इससे अगर लिखें तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 15 2 पाई न्यू टू, 9 इंटू 10 टू दी पावर 15 न्यू टू क्या हो गया जी 9 इंटू 10 टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई। देखो तो न्यू 1 और न्यू 2 में बड़ा कौन है, तो जाहिर है न्यू 2 बड़ा है। यानी एक मेटल सरफेस है, उस पर दो तरह का लाइट इंसिडेंट हो रहा है, न्यू 1 और न्यू 2 फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो रहा है। कह रहा यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन इसके कारण भी बाहर निकलेगा, इसके कारण भी बाहर निकलेगा, लेकिन जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हो वो न्यू 2 है। तो इससे एसोसिएटेड जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ न्यू 2 विल बी मैक्सिमम, ये ज्यादा होगा। तो ऐसे लिख देंगे H न्यू 2 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया
h ν2 माइनस 5। तो कोई कहेगा इसके कारण भी तो निकलेगा, तो बोलेंगे हाँ, लेकिन हमसे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिस वेव के कारण निकलेगा, जिस फ्रीक्वेंसी के कारण निकलेगा, वो ν2 होगा। अब जो ν2 का वैल्यू आया है यहाँ पुट कर देना है, वर्क फंक्शन पुट कर देना है, h का वैल्यू, आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। यानी ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ वेव्स इंसिडेंट हो रहा है। यानी लास्ट का तीनों क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में वेव पर बेस्ड रहा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जरूर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन कंसेप्ट जो है कोई और चैप्टर का भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो चलिए पहले इसको लिखें। आइए अब इस क्वेश्चन को देखें, प्रॉब्लम नंबर 28। इस क्वेश्चन में इस मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा, ठीक है, लेकिन सिंगल वेवलेंथ का नहीं, दो अलग अलग वेवलेंथ का। और याद रखें वेवलेंथ जितना ही कम होगा उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का होगा। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, यानी कि λ1 के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ दूसरा एक मेटल प्लेट है, कलेक्टर है, अगर इलेक्ट्रॉन इसको टच कर गया तब तो इस सर्किट में करंट का फ्लो हो जाएगा, एमीटर कुछ रीडिंग देगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इसको टच नहीं किया तो करंट जीरो हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड का हम मिनिमम वैल्यू क्या लें। देखो याद करो, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में कह दिया है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में सिखाया गया था कि जब चार्ज का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन में ऐसा फिगर बना दिया है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम से कम क्या हो जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले लेकिन यहाँ पहुँचने के पहले ही टर्न ले ले, क्योंकि टच कर गया तब तो करंट का फ्लो हो जाएगा, यानी करंट जीरो होना चाहिए, यही कह रहा। तो थोड़ा ऐसे सोचो, λ1 कम है λ2 से, यानी λ1 का एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम होता है तो एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए उससे जो λ1 के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ λ1 विल बी मैक्सिमम। एक चीज सोचो, मान लो λ1 के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको अगर ये फील्ड यहाँ जाने से रोक दिया तो λ2 के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो कम स्पीड से निकलेगा, वो तो और पहले ही रुक जाएगा। यानी मेन रोकना जो है λ1 वाला का है, λ2 वाला तो खुद ही वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो चलो जी, Hc/λ1 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो देखो तो Hc/λ1 हाफ mv², H मालूम है, C मालूम है, λ1 मालूम है, मास जो है इलेक्ट्रॉन का मालूम है, यहाँ से V निकाल लो, ठीक ना, हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करें। तो चलो V निकाल लो, और V निकल गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम से कम इतना होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चला और प्लेट को टच करने के पहले टर्न ले लिया। तो थोड़ा सोचो बढ़िया से, अगर पाथ ऐसा बनाया तो एक तरह से क्वार्टर सर्कल न बन गया। देखो वेलोसिटी इधर तो रेडियस उसके परपेंडिकुलर होता है ना, तो बतलाओ तो यही ना रेडियस के रोल में आ गया। रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और ये जानते हो ना रेडियस होता है mv/qb, पढ़ा था ना मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो mv/er। तो क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है,
स्पीड निकाल चुके हैं और रेडियस मालूम है कितना 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में मालूम हो जाए। मतलब कि देखो इस क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए वो क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर को इन्वॉल्व कर दिया, है ना, कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, इसको आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इसको भी तेजी से नोट करें। देखिए एक ग्राफ बना करके क्वेश्चन पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। याद कीजिए ग्राफ भी पहले सिखाए हुए हैं आपको। एच न्यू इजकल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखना होता है तो ईवी नॉट, यानी ईवी नॉट हो गया एच न्यू माइनस 5, वी नॉट क्या हो गया एच बाई ई न्यू माइनस 5/, ठीक। देख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू का जो ग्राफ होगा, न्यू पर पावर 1 ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और न्यू में जो मल्टीप्लाई है एच बाई ई वो tan थीटा के इक्वल होगा। तो थोड़ा सोचो, फ्रीक्वेंसी दे दिया है इन 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, मतलब जहाँ 1 लिखे हैं ना समझना 1 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, जहाँ 5 लिखे हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिए हुए हैं वोल्ट में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एच बाई ई का वैल्यू बतला, तो एच बाई ई का मतलब हो गया tan थीटा, है ना, न्यू में जो मल्टीप्लाई, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1.656 और बेस हो गया यहाँ से यहाँ 4, यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर 14, है ना, यहाँ से यहाँ 4 है ना, बस हो गया। अब इसका जो वैल्यू आएगा वही एच बाई ई का वैल्यू। अब चलो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वर्क फंक्शन निकालो। याद करो सिखाए थे ना ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, क्योंकि उससे कम फ्रीक्वेंसी का रहेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने वाला नहीं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया है 1 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। तो वर्क फंक्शन क्या जानते हो एच न्यू जीरो, एच मालूम न्यू जीरो मालूम, बन गया क्या, बोलिए। तो चलिए इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोशिश किए कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए। अब कंसेप्चुअली कोई नया चीज़ मिलना नहीं है, पहले कोई और चैप्टर को एडिशन करे और क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाए, ये पॉसिबल है। लेकिन आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया मिलने वाला इसमें नहीं है। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, इसके प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे, जो दिक्कत होगा उसको बोलेंगे भी। और हम लोग जो है कुछ ऑफलाइन क्लास में भी क्वेश्चन अगर डिस्कशन करना होगा तो उसमें भी कर सकते हैं, जो लोग आ पाएंगे, नहीं होगा तो ऑनलाइन में भी करेंगे डिस्कशन। दूसरी बात जो है आगे हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में जो जो कंटेंट है उसको पढ़ाएंगे आगे के क्लासेस से, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और इसके प्रॉब्लम्स को भी बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।